अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोस्तों, हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं या जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया और इन्फोर्स किया 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन नहीं थी। क्लियर। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 1976 में एक एपिसोड हुआ, उस टाइम पे एक कमेटी बिठाई गई, उसको भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से, जिसमें हम देख लेंगे कि जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक अलग सा चैप्टर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन्स है और कुछ फॉरेनर्स के लिए भी कुछ राइट्स है, तो हम ये देखते हैं कि द सिटीजन्स ऑफ इंडिया व्हेन दे आर इंजॉइंग द फंडामेंटल राइट्स, व्हेन दे हैव अ सर्टेन राइट्स, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया ये इंजॉय करते हैं राइट्स, तो इनके पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए जो ये अपने देश की तरफ परफॉर्म कर सकें। क्लियर। तो हम जब देखते हैं दोस्तों, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमने इंस्पायर किया है यूएसएसआर से। उस टाइम अभी रशिया है, क्योंकि जब हमने ये वहाँ से इंस्पायर किया उस टाइम वो रशिया था। फिर जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो फिर वो रशिया बन गया। तो वहाँ से हमने ये इंस्पायर किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्लियर। तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का दोस्तों सिर्फ यही मकसद है कि टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड हार्मनी, ताकि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है एक नेशनलिज्म का जज्बा इनमें जागे और स्पिरिट ऑफ हार्मनी, ताकि एक दूसरे के साथ ये यूनिटी के साथ रहे, हार्मनी के साथ रहे, जिससे इंडिया में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। और दूसरी बात दोस्तों, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये मॉरली ओब्लिजेड है, मतलब इनके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अगर कोई ड्यूटी आप वायलेट करते हो, जो ये ड्यूटीज़ मेंशन है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए कोई वो अगर आप वायलेट करते हो तो इसके लिए कोई ये जस्टिसेबल नहीं है। क्लियर। मतलब इसके लिए इसके पीछे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ तक कि सर्टेन लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाद में लाए गए, जो अलग से लॉज बनाए गए, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन ड्यूटीज़ को लीगली बनाते हैं। बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज़ नो लीगल बैकिंग फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वायलेशन आप में से कोई करता है तो उसको एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसको पनिश नहीं किया जा सकता। ये जस्टिसेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। जब ये नॉन जस्टिसेबल है मीनस कि इनके पीछे लीगल बाइंडिंग नहीं है। लेकिन सर्टेन लॉज है हमारे जो अलग से हमने लाए हैं, जैसे एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपने नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग जो है उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में या इस फंडामेंटल ड्यूटी में ये मेंशन नहीं है कि इसके लिए कोई लीगल बाइंडिंग है। क्लियर। लेकिन अलग से एक लॉ हमारे पास है जो इस चीज़ के साथ डील करता है। अगर आप डिसऑनर करोगे नेशनल फ्लैग को तो आप पेनलाइज हो सकते हो उस टाइम पे। बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये नॉन जस्टिसेबल है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ अगर इनकी वायलेशन होती है। क्लियर यहाँ तक। चलिए दोस्तों, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। लेकिन 1976 में कांग्रेस पार्टी सरदार सवारन सिंह कमेटी सेटअप करती है और उनको कहती है कि आप हमें रिकमेंडेशन दे दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। 1976 में कांग्रेस पार्टी सेटअप करती है सवारन सिंह कमेटी और इस कमेटी को काम दिया जाता है कि आप रिकमेंडेशन दे दो रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। क्लियर। और 42nd सॉरी और दोस्तों, जब ये सवारन सिंह कमेटी रिकमेंडेशन देती है, ये 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें प्रोवाइड करती है। फिर 8 फंडामेंटल ड्यूटी जब ये सवारन सिंह कमेटी रिकमेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस टाइम पे, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन 8 ड्यूटीज़ को 10 ड्यूटीज़
बनाया दिया जाता है। मतलब फिर 10 ड्यूटीज़ आते हैं हमारे पास। पहले सरदार सवारण सिंह कमेटी 8 ड्यूटीज़ रिकमेंड करती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इन 8 ड्यूटीज़ को 10 ड्यूटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है और उससे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है। मतलब अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, दिस अमेंडमेंट एडेड ए न्यू पार्ट। और ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें दी और सरदार सवारण सिंह कमेटी जो रिकमेंडेशन दे दी, उन्होंने 8 दी। और फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने लाया, उससे हमने इन 8 को 10 में कन्वर्ट किया। फिर एक इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया, दैट इज़ पार्ट 4A। और ये जो नया पार्ट लाया, इसमें एक ही आर्टिकल है, दैट इज़ 51A, जो डील करता है विथ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक, इससे क्या हुआ कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई। तो अभी हमारे पास क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों जो है, ये नॉन जस्टिसेबल है। मतलब दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर। और ये मॉरली ओब्लिजेड है। ये आप पे एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है एक सिटीजन पे कि इफ़ ही इज़ इंजॉइंग द, इफ सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ इंजॉइंग द सर्टेन राइट्स, उसके पास ये ड्यूटी भी है कि वो अपने नेशन, अपने देश की तरफ भी ध्यान दे कि मेरी ड्यूटीज़ क्या बनती है। क्लियर। जिससे नेशनलिज्म, कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, अर्ज फॉर नेशनलिज्म एंड हार्मनी मेंटेन रहे। ठीक। और दोस्तों ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेनर्स, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। क्लियर। दो द सवारण सिंह कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटी, जो मैंने अभी कहा। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको 10 बना दिया और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने और एक फंडामेंटल ड्यूटी की, दैट इज 11th फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर यहाँ तक? चलिए जी। तो अब हमने क्या याद रखा कि 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरदार सवारण सिंह कमेटी को ये कहा, अपॉइंट की सरदार सवारण सिंह कमेटी, और कहा कि हमें रिकमेंडेशन दे दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। उसके बाद सरदार सवारण सिंह कमेटी क्या कहती है, ये रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसमें ये कहती है ये लो जी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने बनाई है, ये लो, ये आप सिटीजन्स के लिए रख दो। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाती है। उससे ये 8 ड्यूटीज़ जो थी इनको कन्वर्ट करती है 10 में 10 ड्यूटीज़ बनाती है। क्लियर। फिर हमने क्या देखा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई। क्लियर यहाँ तक? फीचर्स के हमने देखे कि ये नॉन जस्टिसेबल है, ये फॉरेनर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, इनके पीछे मॉरल बैकग्राउंड है, मॉरल ओब्लिगेशन है इनके पीछे। फॉर एग्जांपल, ये नॉन जस्टिफल, ये इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है, इनके पीछे लीगल बाइंडिंग नहीं है डायरेक्टली। क्लियर। हालांकि हमारे पास कुछ लॉज हैं जो डील करते हैं इनडायरेक्टली इनके साथ, बट लीगल बाइंडिंग इनके पीछे नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। क्लियर। और इनके पीछे क्या है, ये एक मॉरल ओब्लिगेशन है, क्योंकि अगर सिटीजन सर्टेन राइट्स एंजॉय करता है तो उसके पास कुछ मॉरल ड्यूटीज़ भी है जो उसको अपने देश की तरफ देने हैं। कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जनरेट करना है ताकि हार्मनी मेंटेन रहे। ठीक। अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना है, एनवायरनमेंट को साफ रखना है, वाइल्ड एंड फॉरेस्ट लाइफ जो है उनको कंजर्व करने के लिए कोशिशें करनी है। क्लियर। ये कुछ बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो हम आगे देख लेंगे, 11 ड्यूटीज़ हैं। तो जब हम ये कहते हैं ये एक मॉरल ड्यूटी है, इसके पीछे मॉरल फोर्स है, जैसे हम ये कहेंगे कि फॉर इंस्टेंस अगर हम में से किसी बंदे का दिमाग ख़राब होता है, वो अपने चाचा ताई का उनको गालियाँ बकता है या कुछ और बकता है। क्लियर। तो कोई कोर्ट उसको नहीं ले जा सकती या पुनिश नहीं कर सकती इस बेस पे कि आपने, ये आपकी मॉरल ओब्लिगेशन बनती थी अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करना, या अपने चाचा ताई की रेस्पेक्ट करना, या अपने मामू की रेस्पेक्ट करना, या अपने भाई की या अपनी बहन की रेस्पेक्ट करना। आपने ये रेस्पेक्ट इनको नहीं दिया, आपने इनको डिसरेस्पेक्ट किया, आपने गालियाँ इनको दी। कोई भी कोर्ट इंडिया का उसे पुनिश नहीं कर सकता।
क्योंकि ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी होती है। ठीक, इसके पीछे बैकिंग नहीं होती है कोर्ट्स की, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है कि आपको पनिश किया जाए, बल्कि ये एक आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। क्लियर। इसी तरीके से ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इसके पीछे है मॉरल ओब्लिगेशन, ये मॉरल ड्यूटी है हर एक इंसान की। जैसे एनवायरनमेंट को साफ रखना, अपने पानी को साफ रखना, वाइल्ड लाइफ या जो भी वाइल्ड बर्ड्स हैं इनको कंजर्व करने के लिए कदम उठाना, इन्वायरमेंट को साफ रखना, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना, तो ये एक मॉरल ओब्लिगेशन है, इसके पीछे लीगल बैकिंग नहीं होती है। तो इसलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसेबल है और ये एप्लीकेबल है सिर्फ इंडियनर्स पे, फॉरेनर्स पे नहीं। चलिए, अब यहाँ पे दोस्तों ये जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनको आप याद रखना। अब ये 11 की 11 है, ये आप 11 की 11 याद नहीं रख सकते, बट इनका जो सेंटर आइडिया है वो याद रखना, क्योंकि कभी मैंने बहुत बार देखा है जब भी फंडामेंटल ड्यूटी से अगर क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके बनते हैं, ये बात याद रखना। एक चांस इसका बनता है जो मैंने अभी आपको बोला किस अमेंडमेंट से हुआ, और सरदार सवारंग कमेटी जो है वो आती है वो किस रिलेटेड थी। तीसरा पॉइंट कि वहाँ पे ये भी आता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे ये मेंशन होता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। और जब आपको ये 11 के 11 याद होंगे, ओब्वियसली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व आराम और ईजली से कर पाओगे। अब हम इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A, क्योंकि मैंने कहा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने, यहाँ पे हमने देखा कि एक नया पार्ट दैट इज पार्ट 4th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। क्लियर। और उसमें एक ही आर्टिकल है 51A, सॉरी 51A, और पार्ट 4th में ए में है ये 51A, ये डील करता है किनके साथ, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने लाया। क्लियर। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है दोस्तों, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऑर्डर याद रखना है, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फिफ्थ कौन सी। आप पहले लास्ट वाली याद रखो, फिर फर्स्ट वाली, फिर बीच में कुछ याद रखो, बस आपको ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए। क्लियर। ऑर्डर नहीं आता है वहाँ पे। फर्स्ट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है आपकी, कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे, चाहे पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कौन है, ये हमें फंडामेंटल ड्यूटी बताती है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब आपको वो आइडियाज़ फॉलो करने हैं या प्रोपागेट करने हैं या लोगों तक पहुंचाने हैं, उन पे वर्कआउट करना है, उनकी रेस्पेक्ट करने हैं, वो नोबल आइडियाज़ जो जिसने इंस्पायर किया नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। क्लियर। उनके आइडिया जो थे आपको उनको याद रखना है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, उनको फॉलो करना है और उनको चेरिश करना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि जिन नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपनी जान गंवाई उस आइडियोलॉजी के पीछे, ताकि इंडिया आज़ाद हो, ताकि इंडिया एक फ्री कंट्री रहे, आपको उन आइडियाज़ को फॉलो करना है, चेरिश करना है और इंस्पायर उनसे होना है। ये हमारी सेकंड ड्यूटी है। थर्ड इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि कभी भी अगर लगेगा कि इंडिया की सॉवरेंटी थ्रेट में है, यूनिटी थ्रेट में है या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया थ्रेट में है, तो उस टाइम पे आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको अपहोल्ड करना है, आपको ये कोशिश करनी है कि इंडिया की सॉवरेंटी जो है इसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। इंडिया की यूनिटी जो है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है यहाँ पे, या जो डिफरेंट रिलीजन्स यहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस है यहाँ पे, इनमें कभी कम्युनल राइट्स ना हो, ताकि जिससे इंडिया की सॉवरेंटी या यूनिटी खतरे में आए। आपको हमेशा उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, उन चीज़ों को हमेशा अपहोल्ड करना है जिन चीज़ों से यूनिटी मेंटेन रहे और कम्युनल राइट्स ख़त्म हो जाए। फोर्थ इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी कंट्री को लगेगा कि आपकी ज़रूरत है नेशनल सर्विस में, जब भी कंट्री को लगेगा
कि आपको वॉलंटरी काम करना है, आपको आगे आना पड़ेगा। हमने ये रिसेंटली देखा कि कोरोना काल में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे केस हुए, ऑक्सीजन की, लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वॉलंटियर्स बहुत सारे ऐसे लोग निकले जिनको हमने कोरोना वॉरियर्स कहा, कि वो एक वॉलंटरी ड्यूटी थी। उस टाइम पे किसी ने, गवर्नमेंट ने आपको फोर्स नहीं किया कि आप जाओ। मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं थे, आप एक वॉलंटियर की तरह निकले घर से, आपने लोगों की मदद की, आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो आपने उस टाइम अपनी मॉरल ड्यूटी निभाई। क्लियर? तो जब भी कंट्री को लगेगा कि वो मुसीबत में है किसी चीज़ की, और वहाँ पे आपको अपना योगदान देना है। जब भी कंट्री को लगेगा कि मुझे अपने लोगों, अपने सिटीजन्स की ड्यूटी है, अपने लोगों की ज़रूरत है, अपने सिटीजन्स की ज़रूरत है, ताकि ये नेशनल सर्विस में अपना काम करे, चाहे कोई बड़ी क्लाइमेटी आए या कोई ऐसी अनबन हो जिससे इंडिया खतरे में हो, या इंडिया पे ऊपर कोई ऐसी कंडीशन आए जिससे लगेगा कि इसके सिटीजन्स को इसमें पार्ट लेना है, उस टाइम पे इसके सिटीजन्स की ये मॉरल ओब्लिगेशन है दैट दे शुड टेक द पार्ट एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। क्लियर? चलिए दोस्तों, उस उसके बाद हम देखते हैं to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of woman। मतलब जो हमारी ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी है, ये बताती है कि स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ है। ठीक, एक हारमोनी मेंटेन रहनी चाहिए, एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड रहना चाहिए। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि दंगे नहीं होनी चाहिए, कम्युनल राइट्स नहीं होनी चाहिए, तो आपको अपनी कंट्री को इन चीज़ों से बचाना है, ताकि जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ है इंडिया में, एक यूनिटी मेंटेन उनमें रहे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, जो हमारी रिच हेरिटेज है, जो हमारे इंडिया का रिच कल्चर है, इसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। फॉर इंस्टेंस, अगर यहाँ पे हम देखते हैं रिच हेरिटेज, ताजमहल है यहाँ पे, या जो भी मोनूमेंट्स है यहाँ पे, या जो भी कल्चर है यहाँ पे, कहीं पे डांस कोई कल्चरल वैल्यू रखता है, या कहीं का म्यूज़िक यहाँ पे हेरिटेज की वैल्यू रखता है, या कहीं की लैंग्वेज यहाँ पे हेरिटेज की वैल्यू रखना है। ठीक, तो आपको उन चीज़ों को जिनकी एक कल्चरल या ये रिच हेरिटेज है इंडिया का, आपको उनको मेंटेन रखना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। ये आपकी मॉरल ओब्लिगेशन है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और आपको अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, कंजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ हो। ठीक, एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनकवरी एंड रिफॉर्म, और आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनकवरी एंड रिफॉर्म, ताकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको हमेशा इस चीज़ पे वर्कआउट करना है कि हमारी कंट्री किस चीज़ से आगे बढ़ेगी। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि रिफॉर्मेशन कैसे लाएं उन चीज़ों पे, उन जगहों पे जहाँ पे रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, या साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक आउटलुक, ह्यूमनिज्म कैसे डेवलप करें लोगों में। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अचीव एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, और पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, चाहे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, आपको इनको सेफगार्ड करना है और वायलेंस से दूर रहना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज टू द हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर्स एंड अचीवमेंट्स, और आपको हमेशा एक्सीलेंस की तरफ काम करना है, ताकि ओवरऑल उससे आप ग्रो हो जाओगे। जब आप ग्रो हो जाओगे तो एक जनरेशन ग्रो हो जाएगी, और जब जनरेशन ग्रो हो जाएगी तो कलेक्टिवली हमारा देश तरक्की करेगा, इंडिया तरक्की करेगा। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। देखिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ये जो मैंने अभी आपको कहा 11th, ये बताती है इसमें कि ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि 6 साल से 14 साल तक आपको एजुकेशन देनी है, अपनी बच्चों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? तो ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 ड्यूटीज़ हमारे पास आई। अभी दोस्तों जो मैंने फीचर्स इसके डिस्कस किए, जो मैंने आपको कहा कि वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज़ वर अदर आर सिविक। कुछ इसमें ड्यूटीज़ मॉरल ड्यूटीज़, कुछ सिविक ड्यूटीज़। फॉर इंस्टेंस चेरिश नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज़ ए मॉरल परस्पेक्टिव एंड रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम इज़ ए सिविक ड्यूटी। ये जो ड्यूटीज़ 11 है, इसमें कुछ ड्यूटीज़ ऐसी है जो मॉरलिटी को अपहोल्ड करती है और कुछ सिविल ड्यूटी है। क्लियर? जैसे फ्लैग, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये एक सिविक ड्यूटी है। और चेरिश नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये एक इसका एक मॉरल एस्पेक्ट है। दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन ए पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन एंड प्रैक्टिस। इन अदर वर्ड्स दे essentially contain just a codification of tasks integral to the Indian way of life। मतलब ये जो ड्यूटीज़ है ये मॉरल ओब्लिगेशन है इनके पीछे, बट एट द सेम टाइम ये भी इम्प्लाई करते हैं जो इंडिया का ट्रेडिशन रहा है, रिलीजियस रहा है, मैथोलॉजी रही है, कल्चर रहा है, हेरिटेज रहा है, प्रैक्टिस रही है। ये ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं उनको दर्शाती है कि इंडिया का ये कल्चर रहा है कि वी आर ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग आवर लाइव्स फॉर द कॉज ऑफ ए कंट्री। क्लियर? या इंडिया का हमेशा ये कल्चर रहा है कि हम नेशनल फ्लैग या जो भी हमारी रिच हेरिटेज होती है हम उनकी कदर करते हैं, अपने बड़ों की कदर करते हैं, हम एनवायरनमेंट साफ रखते हैं। ये कहीं ना कहीं ये ड्यूटी जो ये कोडिफाई करती है इंडिया के जो हमारी प्रैक्टिस रही है, मैथोलॉजी रही है या रिलीजनस रही है, डिफरेंट रिलीजनस, तो ये कहीं ना कहीं इनको रेफ़र करती है। Unlike some of fundamental rights which extend to all persons, whether citizens or foreigners, the fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to the foreigners। मतलब fundamental rights अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो उसमें क्या है, वो एक्सटेंडेड कुछ सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी वो अवेलेबल है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड इंडियन सिटीजन्स के लिए है और ये फॉरेनर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। लाइक डायरेक्ट प्रिंसिपल्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर आल्सो नॉन जस्ट। तीसरा डायरेक्ट प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है, मतलब वो जस्टिसेबल नहीं है। क्लियर? तो इसी तरीके से मतलब जो नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है विच आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर उनकी वायलेशन होती है। तो इसी तरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है ये भी इन्फोर्सेबल नहीं है। मोर ओवर देयर इज़ नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट दियर वायलेशन। इनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है अगर इनकी वायलेशन होती है। हाउएवर द पार्लियामेंट इज़ फ्री टू एनफोर्स देम विद सूटेबल लेजिस्लेशन। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्वेश्चन में अगर वहाँ पे आएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल, आप सीधे लगाना नॉन जस्टिसेबल, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर इनकी वायलेशन होती है और इनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन भी नहीं है। मतलब बट पार्लियामेंट अगर चाहेगी तो वो कुछ लॉज बना सकती है जिनकी वजह से ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इन्फोर्स हो सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट ने, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मतलब पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, कि अगर कोई प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को नहीं करेगा ही इज़ पनिशेबल। तो हम जब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो एज वर फंडामेंटल ड्यूटीज़ यू आर नॉट पनिशेबल, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है, इनके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अगर आप इनकी वायलेशन करते हो यू आर नॉट सपोज्ड टू बी पेनलाइज्ड। ठीक, बट जो अलग लेजिस्लेशन आई है पार्लियामेंट ने लाई है, दैट इज़ कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, उस हिसाब से आप पुनिश हो सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑल दो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये नॉन जस्टिसेबल है, इनकी वायलेशन अगर होगी तो दे डोंट हैव एनी लीगल सैंक्शन बिहाइंड देम, बट पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, कुछ लॉज बना सकती है अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको enforce कर सकती है। बट ओवरऑल यू जस्ट रिमेंबर दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर? अब दोस्तों वर्मा कमेटी एक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज पे थी। इन लोग, इस वर्मा कमेटी ने क्या किया, वर्मा कमेटी ने कुछ ऑब्जर्व किया कि देयर आर सम लीगल प्रोविजंस ऑल दो कि फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल है, इसके पीछे लीगल बैकिंग नहीं है, अगर इनकी वायलेशन होती है तो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन वर्मा कमेटी ने कुछ ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे लॉज हमारे इंडिया में मौजूद है जिनकी वजह से ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट है द
The Prevention of Insult to National Honor Act 1971 prevented disrespect to the Constitution of India and the national flag and national anthem. एक एक्ट है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस नेशनल ऑनर एक्ट एक है 1971 का, अगर आप नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट करते हो इस एक्ट के तहत आप पेनलाइज हो सकते हो. The various criminal laws to force provide for punishment for encouraging enmity between different sections of people on grounds of language, race, place, birth of religious and so on. मतलब कि बहुत सारे ऐसे laws भी है कि अगर आप enmity मतलब एक रिफ्ट क्रिएट करते हो, एक कम्युनल एक सोर्स बनते हो एक कम्युनल वायलेंस का, जिससे रिफ्ट क्रिएट होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ठीक, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, उस टाइम आपको पेनलाइज किया जा सकता है कि आप जो स्पिरिट ऑफ हारमोनी में है या स्पिरिट ऑफ यूनिटी है इंडिया में, डिफरेंट रेसेस में, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजस में, आप उसको ख़राब कर रहे हो, आप कम्युनल वायलेंस क्रिएट करते हो. बट दोस्तों मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल, दे डोंट हैव लीगल बैकिंग. बट आप ये भी नहीं कह सकते कि इनडायरेक्टली ऐसे लाज है हमारे पास जो कहीं ना कहीं उनके प्रोविजंस को, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लीगलाइज मतलब लीगल बैकिंग देते हैं. बट क्वेश्चन में अगर वहाँ पे आए क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल है, आप बोलना नहीं, ये नॉन जस्टिसेबल, ये इन्फोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. क्या इनके पीछे कोई लीगल बाइंडिंग है, आप बोलना नहीं, इनके पीछे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि ये मॉरली ओब्लिगेट ड्यूटीज़ है. क्लियर. और अगर वहाँ पे वर्मा कमेटी आएगी, इस ये किस रिलेटेड थी, इसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में क्या कहा था, इसने कुछ एक्ट्स हमारे पास रखे थे जो ऑलरेडी इंडिया में थे, जो कहीं ना कहीं उनको इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लीगल बाइंडिंग डायरेक्ट इनडायरेक्टली देते थे. क्लियर. जैसे ये एक्ट्स है जो मैंने अभी कहे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. उसके बाद है दोस्तों MCQs जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पे दोस्तों एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ए जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एन ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट, ए लेजिस्लेशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट. देखिए हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे ऐड हुई, पहले सरदार सवारन सिंह कमेटी बनी और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया, ठीक, और जिसने पार्ट 4A और आर्टिकल 51A जो है बनाया और जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई. ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आई, और वो कौन अमेंडमेंट था, दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. आंसर्स मैंने लास्ट पेज में इसको रखे हैं, आप टेंशन मत ले लो. द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए पहले सरदार सवारन सिंह कमेटी ने 8 दिए, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इनको 10 किया, उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई, बनी 11. तो हमारे पास है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. आंसर है सी इसका. इन द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म आर फाउंड इन. ये हमने अभी पढ़ा, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ना ये फंडामेंटल राइट्स में, ना ये प्रीएम्बल में, ना ये DPSP में, एक फंडामेंटल ड्यूटी है. सॉरी यहाँ पे फंडामेंटल डी की जगह यहाँ पे F हुआ है, फ्यूटीज़ हुआ है, तो ये आप करेक्ट कर लेना, ये ड्यूटीज़ है. Fundamental duties have been added in the Constitution by 42nd Amendment Act 1976 in accordance with the recommendations of, किसने रिकमेंडेशन दी थी जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, दैट वाज सरदार सवारन सिंह कमेटी 19, ठीक, जो कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट की थी. रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, कि ये फंडामेंटल राइट है फॉर एवरी सिटीजन, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है फॉर एवरी सिटीजन, क्या ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या ये ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन है, नहीं, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमने अभी पढ़ी. द फंडामेंटल ड्यूटीज वायर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि 42nd से हुआ था. और इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3A, नहीं, पार्ट 4A में इनकॉर्पोरेटेड है. और नॉट जस्टिसेबल, क्या ये नॉट जस्टिसेबल है, हाँ ये सही है, तो डी इसका आंसर होगा. थर्ड आंसर, थर्ड जो है ये सही है इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज एज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये तो है. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है. टू स्ट्राइव फॉर द एक्सलेंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये भी है. लेकिन टू विन इंटरनेशनल फेम, ये नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा.
टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, सो ये भी है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ है, थर्ड था, बट इसमें टू विन इंटरनेशनल फेम ये फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ी ही होगी। क्लियर। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर ये भी है, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो ऑप्शन क्या आएगा, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 मतलब सी आंसर है इसका। The fundamental duties were included in the constitution with the idea of giving importance to giving importance to fundamental rights, नहीं, curbing subversive and unconstitutional activities, preventing abuse of fundamental duties, ये भी नहीं, giving more power to। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, इसका यही मतलब था। देखिए अगर हम देखेंगे ना, जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। उसकी वजह के क्या है, क्योंकि वहाँ के लोग ऑलरेडी इतने डेवलप्ड है और कॉन्शियस है अपने देश को लेके या अपनी कंट्री को लेके या अपनी कौम को लेके, क्योंकि उनको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि अपना एनवायरनमेंट साफ़ रखो, अपने नेशनल फ्लैग की एंथम करो, नेशन को ऑनर दे दो, नेशनल अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड मेंटेन रखो, हारमोनी मेंटेन रखो, एक दूसरे की मदद करो, और जब भी आपकी कंट्री को आपकी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे टेक पार्ट करो सोशल सर्विस में। तो उनको इन चीज़ों की बोलने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट देयर ड्यूटीज़। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम्युनल राइट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसलिए ये लाई ताकि जो सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ कुछ बंदे करते हैं या जो कम्युनल रिफ्ट क्रिएट करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, ताकि वो कम हो। इसलिए द आइडिया क्या था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंडिया में लाने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए, वो यही था कि करो हो जाए जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। उसके बाद है नाइन्थ, द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट। दोस्तों जब हमने पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसमें मैंने कहा था देयर आर टू पैरामीटर जब हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जब हम पढ़ते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है, यूनियन ऑफ इंडिया में तो जब हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक नैरो टर्म है एज कंपेयर टू द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, क्योंकि टेरिटरीज ऑफ इंडिया में यूटीज भी आती है, स्टेट्स भी आती है, या वो एरियाज भी आते हैं जो कभी इंडिया एक्वायर करेगा। मतलब जब हमने चैप्टर पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसमें बोला था मैंने, एक है कंसेप्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स का, यूनियन ऑफ इंडिया का, सॉरी, ये एक नैरो कंसेप्ट है। और दूसरा कंसेप्ट मैंने बोला था टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इस टेरिटरीज ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं इंडिया का एरिया, मतलब वो ज्यूरिडिक्शन, वो जो टेरिटरीज का इंडिया मतलब होता है, वो सारा फिजिकल लैंड जो इंडिया का है, फिजिकल एरिया जो भी इंडिया का है, जो भी लैंड है इंडिया का, जहाँ चाहे हम बात करेंगे यूटीज़ की तो इसमें वो भी आती है, चाहे हम स्टेट्स की बात करें इसमें वो भी आती है, या वो एरियाज जो इंडिया कभी एक्वायर करेगा फ्रॉम फॉरेन स्टेट। और जब हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया में मैंने कहा सिर्फ स्टेट्स आती है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ स्टेट्स ओनली। क्लियर। तो आंसर इसके क्या बनेगा, फर्स्ट ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से सही क्या है, हमेशा मार्क किया करो जब मैं यहाँ पे करेक्ट लिखा है, क्योंकि कभी नॉट करेक्ट होता है हम करेक्ट मार्क करके आते हैं। दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल, ये सही है। दे आर प्राइमरीली मॉरल ड्यूटीज़, ये भी सही है क्योंकि इनके पीछे मॉरल ऑब्लिगेशन है। दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट, ठीक, मतलब ये किसी लीगल राइट के रिलेटेड नहीं है, सही है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, मॉरल बैकग्राउंड है इनका, और ये नॉन जस्टिसेबल है, ये एक ही कंसेप्ट है। तो सारे हैं इसमें 1 2 3, ये है इसका आंसर। क्लियर। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप इन MCQs को फिर से रिवाइज करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखो, स्टे ब्लेस्ड।